बच्चों ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है इक्विलिब्रियम का। यहाँ पे हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल फिक्स सरफेस है। इसके ऊपर ये एक बॉब है जिसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है। ये बॉब इस पे रेस्ट कर रहा है और इस स्ट्रिंग को स्लोली पुल किया जा रहा है। स्लोली यानी कि बहुत स्लोली। आइडियल स्ट्रिंग है, आइडियल पुली है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमसे पूछा गया कि जब हम इसको पुल करते हैं तो इस बॉब के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इसमें टेंशन कैसे बदल रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। इस बॉब और इस स्फीयर के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, वो कैसे बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन में ये देखा कि इट इज पुल्ड स्लोली, वैसे ही मैं समझ गया कि द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी इंस्टेंट। क्योंकि जब हम स्लोली पुल कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं हम ब्लॉक के स्टेट को क्वासी स्टैटिक स्टेट मान सकते हैं, यानी वो हर एक इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने सोचा कि चलो इसमें टेंशन अगर देखें तो किधर होगा, टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो टी मान लिया। नॉर्मल हमेशा रेडियल लाइन में होगा तो इधर होगा, और ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का वो नीचे mg लगेगा। क्योंकि स्लोली पुल किया जा रहा है तो ब्लॉक को मैं हर एक इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में मान लेता हूं। अगर मैं ब्लॉक को यानी कि इस बॉब को हर एक इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम में मानूंगा तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा। तो मैंने लिखा mg वेक्टर प्लस नॉर्मल वेक्टर प्लस टेंशन वेक्टर इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं बाय पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 है तो उस पर जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्स वेक्टर को अगर हम हेड टू टेल प्लेस करें तो दे विल फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन। तो यहाँ पे एक वेक्टर है mg वेक्टर, एक वेक्टर है टेंशन वेक्टर, एक वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर। तो तीनों को मैंने ऐसे प्लेस किया। mg किधर है, नीचे, तो मैंने नीचे की तरफ एक वेक्टर मान लिया। ये एंगल को अभी आप ध्यान मत दो, मैंने देखा कि mg वेक्टर नीचे है तो नीचे मैंने एक एरो मान लिया mg वेक्टर। नॉर्मल इधर है तो मैंने इसके हेड पर नॉर्मल के डायरेक्शन में एक वेक्टर मान लिया है ना, और नॉर्मल के हेड पर टेंशन कुछ इस तरफ है तो मैंने ऐसे लिया और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि दिस शुड फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन, तभी नेट फोर्स 0 होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या किया, मैंने इस पुली से इस पॉइंट को ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, यानी मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया। मैंने सोचा कि अगर ये mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल का लाइन ये है, mg का लाइन ये है और नॉर्मल का लाइन ये है, इसको थोड़ा शिफ्ट करो तो नॉर्मल का लाइन ये और mg का लाइन ये को तो मैं ये भी कह सकता हूँ। तो mg के लाइन और नॉर्मल के लाइन में यहाँ जो एंगल है वही यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल होगा, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा रेडियल के लॉन्ग होता है और mg तो वर्टिकल है। तो अगर mg के लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो mg के लाइन और नॉर्मल के लाइन में ये जो एंगल है और इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, ये दोनों बराबर होगा। तो मैंने इस ट्रायंगल में इस एंगल्स को अल्फा, बीटा और थीटा लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो ये mg और नॉर्मल के बीच में यहाँ एंगल अल्फा होगा। इन द सेम वे टेंशन तो हमेशा लेंथ के लॉन्ग ही होता है, तो टेंशन वेक्टर और इस ट्रायंगल का ये वेक्टर एक ही लाइन में है, नॉर्मल और रेडियल लाइन एक ही लाइन में है। तो जैसे ये नॉर्मल और टेंशन के बीच में एंगल अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे ये नॉर्मल का लाइन है, ये टेंशन का लाइन है, इसके बीच में एंगल जो मैंने बीटा माना, इस वेक्टर ट्रायंगल में देखो यहाँ तो मैंने बीटा लिख दिया। मैं फिर से बोल दूँ, mg का लाइन को वर्टिकल माना, mg का लाइन वर्टिकल था तो इस लाइन जैसा मान लिया, नॉर्मल के लॉन्ग ये मान लिया, तो उसके बीच का एंगल यहाँ अल्फा लिखा था तो यहाँ भी अल्फा लिख दिया। इस स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग और ये रेडियल लाइन के बीच का एंगल अल्फा माना, तो ये जो लेंथ है उधर ही टेंशन है और ये जो रेडियल लाइन है उधर ही नॉर्मल है। तो जैसा एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में है वैसा ही टेंशन और नॉर्मल के बीच में यहाँ होगा। ध्यान से देख लेना, ये नॉर्मल और ये टेंशन बीटा यहाँ पे लिख दिया। अगर दो एंगल बराबर हुआ तो तीसरा भी बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होना है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर देखें, थीटा थीटा, बीटा बीटा, अल्फा अल्फा, तो बराबर है। तो
साइड्स का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल में यही तो होता है, दो सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो अगर ये मैंने d मान लिया है अपनी मर्जी से, और ये तो mg है, तो मैं लिख सकता हूं mg अपॉन d। ये रेडियस दिया हुआ था, नहीं भी दिया होता तो मान लेते r, और ये नॉर्मल, तो जैसे मैंने लिखा mg अपॉन d, वैसे ही नॉर्मल अपॉन r। फिर से देखो, mg अपॉन d, नॉर्मल अपॉन r। अब क्या लिखेंगे, t अपॉन ये वाला लेंथ स्ट्रिंग का, जो भी इस इंस्टेंट पे लेंथ होगा, t अपॉन l। अब इसमें देखो तो mg फिक्स है, ये दूरी पुली और इस पॉइंट के बीच का बदल तो नहीं रहा है, तो ये d फिक्स है। हेमिस्फेयर का रेडियस भी फिक्स है। तो अब यहां से n और t को रिलेट कर सकते हैं। तो t को क्या लिख सकता हूं मैं, mg बाई डी इंटू एल। अब यहां पे mg फिक्स है, d फिक्स है, और जैसे ये बॉब ऊपर जाएगा वैसे लेंथ कम होगा। यानी कि सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि जैसे ऊपर जाएगा लेंथ कम होगा तो टेंशन भी कम होगा। यहां से नॉर्मल को रिलेट करो, तो नॉर्मल क्या होगा, mg बाई डी इंटू आर। तो अगर ऊपर जाएगा बॉब तो ना तो mg बदलेगा, ना तो d बदलेगा, ना ही r बदलेगा, तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया। दैट इज वाई नॉर्मल इज कांस्टेंट। तो जैसे ही आप इस बॉब को ऊपर पुल करेंगे, टेंशन घटेगा, नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे इक्विलिब्रियम वाले सवाल को सिमिलर ट्रायंगल से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए या इस टाइप के और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाऊं और एकदम आराम से सॉल्व करूं, ये ऐसा आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपका सपोर्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करो कि मैं आपके लिए और क्या बेहतर कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।